गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास है ग्राफ की, और ग्राफ में मैंने आपके साथ में थ्योरी डिस्कस कर ली थी ऑलरेडी। तो आज हम कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, और चूंकि जिस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने थ्योरी पार्ट पहले रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि आप लोग थ्योरी रिवाइज कर लें ताकि हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली ग्राफ जो है, मैंने आपको बताया था, बेसिकली वर्टेक्सेस, वर्टेक्स और एजेस का सेट होता है। ठीक है, नॉर्मली कोई भी हमारा ग्राफ है, ग्राफ क्लोज भी हो सकता है, ग्राफ ओपन भी हो सकता है, ग्राफ साइक्लिक, असाइक्लिक और कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेटेड, अनवेटेड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स बताए थे, लाइक वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होती है, एडजेसेंसी क्या होता है, पाथ क्या होता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता है। एडजेसेंसी का मतलब अभी हम यहाँ पर समझेंगे, जब ग्राफ ट्रेवर्सिंग करते हैं तो नेबरिंग नोड्स को हम विजिट करते चलते हैं। और एज मतलब वो जिस एक पाथ है, मतलब एक लिंक है दो वर्टेक्स को जोड़ने वाली। वर्टेक्स मतलब जो रूट नोड है उसको बोलते हैं, और उससे जितने भी वर्टाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, राइट। सो पाथ वो है जो हम किसी वर्टेक्स से मतलब क्रॉस करते हुए हम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाते हैं। ठीक, सिंपल। तो इसके बाद हमने बात करी थी कि डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें डायरेक्शन गिवन हो। अगर डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो जिस नोड से वो एज निकल रही है और जिस पर जा रही है, दैट मीन्स की डायरेक्शन गिवन है। अगर यहां पर अनडायरेक्टेड होगा तो ये जो एरो है वो नहीं दिखेगा, मतलब आप ए से बी भी जा सकते हैं एज वेल एज बी से ए भी जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों ग्राफ को आपके साथ में डिस्कस किया था, लाइक दिस। इसके बाद में बात करेंगे ग्राफ टर्मिनोलॉजी में कि साइकिल क्या होती है, डायग्राफ क्या होता है। तो डायग्राफ का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ, साइकिल का मतलब साइकिल बन जाए, लास्ट वाला फर्स्ट वाले पे आ जाए, कनेक्टेड, तो हम उसको बोल देते हैं लूप। क्या होता है कि एक जिसका सिमिलर मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसको ही हम बोल देते हैं लूप। जैसे हमने आपको बताया था कि एक नोड है लाइक ए, अगर मैं इसमें इस तरह से एक कनेक्ट कर दूं तो इसका मतलब ये किससे एसोसिएट हो जाएगा, खुद से ही एसोसिएट हो जाएगा, राइट। एडजेसेंट नोड्स, डिग्री ऑफ द नोड का मतलब कि उससे कितने वर्टेक्सेस कनेक्टेड हैं। ठीक, नंबर ऑफ एजेस कितनी उससे कनेक्टेड हो रही हैं, जा रही हैं किसी दूसरे नोड की तरफ। इसके बाद मैंने एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट से आपको रिप्रेजेंटेशन करना बताया था ग्राफ का, लाइक ए बी सी डी ई हमारे पास ग्राफ है, कनेक्शन है। इसी तरह से हमने एक नोड बनाया था, सॉरी मैट्रिक्स बनाया था, जिसको हम एरे रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लिंक लिस्ट से भी इसका हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं कि जितने भी नोड्स हैं उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे ए से बी कनेक्टेड है और बी से सी और सी से ई कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी। इसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस हमने आपके साथ में डिस्कस किए थे। फिर हमने ग्राफ के ट्रेवर्सल टेक्निक भी आपके साथ में डिस्कस की थी, लाइक बीएफएस और डीएफएस। सो बीएफएस क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और डीएफएस क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, जिसमें अलग अलग हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे। जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीएफएस में हम आपको मैंने बताया था कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं और इसमें स्टैक यूज करते हैं। तो ये जस्ट हम एक बहुत शॉर्टली रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड हमारी अभी इसमें तेज है। फिर मैंने बीएफएस में एक टेक्निक बताई थी कि जैसे अगर मैंने रूट नोड एस है तो एस से जितने भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम नोड्स को, तो एक ये हो जाएगा ए, बी और ये सी। ये हम बीएफएस पढ़ रहे हैं, इसलिए जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं उनको विजिट करते हैं। देन ए पर पहुंचेंगे तो हम ए से डी कर सकते हैं, बी से पहुंचेंगे बी है तो बी से ई और सी से एफ, इसी तरह से डी से जी पर। तो इस तरह से हमने सारे नोड को विजिट कर लिया। ये है ग्राफ ट्रेवर्सिंग टेक्निक लाइक बीएफएस। ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च में मैंने आपको बताया था कि रूट नोड अगर एक्स है तो उससे हम डेप्थ पर जाएंगे, लाइक जैसे एस से ए गए, ए से डी गए, डी से जी गए और जी से फिर ई बी, ठीक है, और जी से एफ और सी। इस तरीके से हमने आपको बताया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एक बैक ट्रैकिंग टेक्निक भी है, जिसके थ्रू हम बैक ट्रैकिंग भी करते हैं। क्लियर? आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको बताया था स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ग्राफ का सबसेट होता है। इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जस्ट सपोज दैट कि ये ए बी सी हमारा एक ग्राफ है,
तो अगर हम इसका स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, अभी ये साइक्लिक ग्राफ है, हमको ये ध्यान देना है कि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो साइकिल्स ना बने। दैट मीन्स कि एक एज इसमें कम अगर हो जाएगी तो साइकिल नहीं बनेगी। इसी तरह से हम इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे लाइक दिस, देखिए ए से बी को जोड़ा, बी से सी को जोड़ा, अगर हम सी से ए को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइकिल बन जाएगी। यहां पर ए बी सी रख दिया, पर कनेक्टेड है आपस में, ये बात ध्यान रखना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए ए सी बी, डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने आपको बताया था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो ग्राफ है वो डिसजॉइंट कलेक्शन का ट्रीज होता है। जैसे लाइक ये आपने ग्राफ के ये नोट्स हैं इस तरह से, और यहां पर भी हैं, तो ये वाला देखो ये वाला इससे कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये डिसजॉइंट ग्राफ कहे जाएंगे हम, है ना। और ऐसे कई सारे कलेक्शंस ऑफ ट्री फॉरेस्ट कहलाते हैं, लाइक इस तरीके से। ठीक, मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम अब आज करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ सिंपल ग्राफ इज करेक्ट। आंसर दीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। Which of the following statement for a graph देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, अभी इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताते हैं। हर जब हम कोई भी वर्टेक्स से ट्रैवल करते हैं तो एवरी इन अ वॉक इफ द वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट, अगर हमारे वर्टाइसेस डिस्टिंक्ट हैं तो हम उसको बोलेंगे पाथ। और अगर हमारी एजेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं तो उसी को हम बोलते हैं ट्रेल। पाथ किसको बोलोगे, वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होने चाहिए। और ट्रेल किसको बोलोगे, जब एजेस जो हैं आर डिस्टिंक्ट। तो किसी भी सिंपल ग्राफ में अगर पाथ यानी कि हमारे वर्टाइसेस डिस्टिंक्ट हैं और डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस के साथ साथ डिस्टिंक्ट अगर एजेस हैं तो हमारा वो आंसर मतलब करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो ग्राफ का ट्रेवर्सिंग या वो पाथ करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इसलिए यहां पर आंसर ए करेक्ट है। क्लियर, वर्टाइसेस से ही आप एजेस पर कनेक्ट होते हैं, एजेस से वर्टाइसेस पर कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि आप जो भी कनेक्शन करेंगे वो किसी भी वर्टाइसेस से ही होकर के करेंगे। ठीक है, लाइक अगर बोले ए बी सी डी तो आप ए से बी, बी से सी, सी से डी ऐसे जाएंगे और डी से ए जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन ग्राफ आइडेंटिफाई द कट वर्टाइसेस। इस ग्राफ में आपको ये बताना है कि कट वर्टाइसेस कौन कौन से हैं।
कट वर्टाइसिस का मतलब ये होता है, कट वर्टाइसिस का मतलब ये होता है कि ग्राफ हमारा कब डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान दें तो यदि बी वर्टाइसिस को हम अलग कर दें, बी वर्टाइसिस को अलग कर दें, तो बेटा बी को अलग कर देंगे तो डी और एक डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। और यदि मैं सी को भी अगर यहां से हटा देंगे तो देखो ई जो है वो आइसोलेट हो जाएगा, और बी और सी ई ये तीनों अपने आप में आइसोलेट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। ए को हटाओगे और ई को हटाओगे तो वो अलग चीज हो गई। आपके जो कनेक्टेड ग्राफ हैं वो बी और सी, यानी ए से लेकर के ई तक आपका पाथ है। तो अगर हम बी और सी को हटा देंगे तो आपका ई को नहीं, बी से सी को हटा दें, बी और सी से ही सबसे ज्यादा एजेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहां पर देखो या तो हम बी को हटा दें, है ना, बी को हटा देंगे तो भी हमारा जो है कट वर्टाइसिस मतलब ए और डी सी ये तीनों डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना, सी को हटाएंगे तो बी और ई ये भी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ए को हटाएंगे तो ए से बी, ए से डी तो हो जाएगा। बट कट वर्टाइसिस मतलब वो बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस निकली हो और जिससे ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the number of edges present in a complete graph having n vertices? क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन अ कंप्लीट ग्राफ हैविंग n vertices? तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन अ कंप्लीट ग्राफ हैविंग n vertices n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, या हम बोल सकते हैं nc2, इसको बोल सकते हैं n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। ठीक,
कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज अ सिंपल ग्राफ नॉट होल्ड? इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिंपल ग्राफ को होल्ड नहीं करती है? तो मैं आपको बता दूं, सिंपल ग्राफ जो आपका होता है, सिंपल ग्राफ आप किसी को भी बोल सकते हैं। सिंपल ग्राफ दो तरह का होता है, एक होता है कनेक्टेड और एक होता है डिसकनेक्टेड। ठीक है, तो यहां पर मस्ट बी कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये दो तरह का हो सकता है, या तो कनेक्टेड हो सकता है या फिर नॉट कनेक्टेड हो, मतलब डिसकनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, बाकी ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं, तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। ठीक, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर अ गिवन ग्राफ G having V vertices and E edges which is connected and has no cycles, so which of the following statement is true? तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, जो ये क्वेश्चन भी है एक तरीके से और एक तरीके से इंपॉर्टेंट नोट भी है जिसको आप ध्यान रखिए। तो इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, v इक्वल्स टू ई प्लस वन, ये सही आंसर होगा। अगर एक ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है, जिसमें साइकिल नहीं बन रही है, तो वर्टाइसेस इक्वल्स टू ई प्लस वन, इसका मतलब जितने वर्टाइसेस होंगे उससे में एज प्लस वन होगा। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, अगला है अ ग्राफ विथ all vertices having equal degree is known as रेगुलर ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ। इसका आंसर क्या होगा? रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ लाइक इस तरह से होता है। अगर हम यहां देखें तो हर वर्टेक्स की डिग्री इक्वल है। ठीक है, इस तरह से होता है रेगुलर ग्राफ। डिग्री का मतलब अगर हम यहां से देखें तो इसकी डिग्री कितनी है? टू है। इससे कितनी एजेस निकल रही है? दो निकल रही। इससे देखें तो ये निकल रही है, एक ये निकल रही। इससे देखें तो ये और ये निकल रही, और इससे देखें तो ये और ये। तो इस समय सारे वर्टाइसिस की डिग्री इक्वल है, इसको बोलेंगे हम
रेगुलर ग्राफ, ठीक। ये आपका हो गया रेगुलर। अब आपको मैं यही समझा देता हूं, मल्टीग्राफ क्या होता है। मल्टीग्राफ क्या होता है? मल्टीग्राफ क्या होता है, जैसे लाइक हमने ये बना दिया, इसको ये बना दिया हमने, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। या हम कहें कि इसको ऐसे कनेक्ट करना करके ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे बोल दो। ये हो गया हमारा मल्टीग्राफ। अब इस केस में हमारी जितने भी वर्टाइसेस हैं वो इक्वल डिग्री नहीं रख रहे होंगे, ठीक है, ये मल्टी हो गया। फिर अगर हम कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो कंप्लीट ग्राफ कैसा हो सकता है? ए बी सी डी, ये ऐसा हो सकता है, ठीक, इस तरह से हो सकता है। आज क्वेश्चंस ही होंगे। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। इवन इसको हम सिंपल ग्राफ भी बोल सकते हैं, कंप्लीट ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो इस केस में भी आपका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। देखो कंप्लीट ग्राफ में और मल्टी ग्राफ में डिफरेंस ये है ना, मल्टीपल एजेस निकल रही ना। आप इसको यहां से भी कर सकते हो, इसको यहां से भी कर सकते हो, ए से ही कितनी सारी मल्टीपल एजेस निकल रही हैं। मतलब ए से एक तो बी हम इस तरह से जा रहे हैं, एक बी हम यहां से जा रहे हैं, है ना। तो ये मल्टी ग्राफ है। समझ में आ गई बात? ठीक, चलो नेक्स्ट। कोई डिफरेंस ना, अभी देखिए सिंपल ग्राफ, देखो कंप्लीट ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। पर सिंपल ग्राफ मैंने आपको क्या बोला, कनेक्टेड भी हो सकता है और डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। तो सिंपल ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं बन सकता, बल्कि कंप्लीट ग्राफ सिंपल ग्राफ हो सकता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्थ फर्स्ट सर्च इज इक्वल टू विच ऑफ द ट्रेवर्सल इन द बाइनरी ट्रीज।
दिखे? तो इसमें हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी हम बीएफएस को बोल देते हैं। बीएफएस को हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है। ठीक, चलिए लो बैक कर दिया। अरे बैक कर तो दिया। नेक्स्ट। नहीं, क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिलेगा, लिखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इन स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ विथ फर्स्ट सर्च। तो आंसर होगा क्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। A person wants to visit some places. A person wants to visit some places. He start from a vertex and then wants to visit every place connected to this vertex and so on. So what algorithm he should use? Question है, a person wants to visit some places. He starts from a vertex and then wants to visit every place connected to this vertex and so on. What algorithm he should use? ठीक है, क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन को लिखिएगा फिर बताइएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, विथ फर्स्ट सर्च। वो ये कहना चाह रहा है कि आप अपने नियरेस्ट जितने भी नोड्स हैं उनको विजिट करते हुए जाएं। दैट मीन्स कि कौन सी एल्गोरिथम? विथ फर्स्ट सर्च। ओके, नेक्स्ट। डेप्थ फर्स्ट सर्च इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द ट्रेवर्सल इन द बाइनरी ट्रीज? डेप्थ फर्स्ट सर्च, depth first search is equivalent to which of the traversal in the binary trees? In DFS, we explore the all nodes recursively to one path and then backtrack to the node. So hence, अगर हम बात करें तो ये होगा प्री ऑर्डर। डेप्थ फर्स्ट सर्च प्री ऑर्डर, लेवल ऑर्डर BFS।
ठीक, ध्यान रखें। पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में हम चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ब्रेथ फर्स्ट सर्च इज ऑलरेडी, फिर से वही सवाल आ गया है। बी, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A person wants to visit some places. He start he starts from a vertex and then wants to visit every vertex till it finishes from one vertex and backtracks and explore other vertex from the same vertex. So what algorithm he should use? डेप्थ फर्स्ट सर्च यही करता है ना, एक नोड से दूसरे नोड तक और उसके लोअर लेवल नोड तक जाएगा, देन बैक ट्रैक होगा, फिर उस वर्टेक्स तक जाएगा। ठीक, यस, क्लियर। लिख लें इस क्वेश्चन को भी। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च? फॉर जनरेटिंग टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ ग्राफ, इसमें से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? डिटेक्टिंग साइकिल इन द ग्राफ, नहीं। पीयर टू पीयर नेटवर्क्स, ठीक है, ये नेटवर्किंग में हम यूज करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क जो एप्लीकेशन है, इसको बीएफएस यूज करता है। इसको कौन यूज करता है? बीएफएस यूज करता है, डीएफएस नहीं यूज करता है, ध्यान रखें। ठीक है, पीयर टू पीयर का मतलब जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं उन सभी को विजिट करता है, लेकिन डीएफएस ऐसा नहीं करता है। डीएफएस आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है एक, उसको उसमें यूज होता है, और
स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड डायग्रेक्टिक ग्राफ में अगर हम देखें तो साइकिल्स को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डीएफएस के सारे हैं, बट ये नहीं है। क्लियर? इसको बीएफएस यूज करता है, याद रखें। उल्टा पूछ लें कि अगर बीएफएस का एप्लीकेशन पूछ लें इसमें, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। डीएफएस का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, वो है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ध्यान रखें, क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा के। ओके, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कंसीडर अ कंप्लीट ग्राफ जी with 4 vertices. The graph G has कितने स्पैनिंग ट्री होंगे? कंसिडर अ कंप्लीट ग्राफ जी। हमने आपको बताया भी था कि स्पैनिंग ट्री हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास में 4 है तो हमने आपको बताया था 4 माइनस 2। ये ठीक उसी तरह से कि n वर्टाइसिस, तो n की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू आएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन कंप्लीट ग्राफ। ठीक, तो अगर हम ध्यान दें यहां पर कितना हो जाएगा, 4 पावर 2, दैट मीन्स 16। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अरे आप लिख लो ना क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? कौन सा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं? लिख लो, जो नहीं लिख पाए हम वापस रिवर्ट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। लिख लो आप क्वेश्चन, लिख लो आराम से।
ओके, लिख लिया? कोई और क्वेश्चन छूटा है जो लिखना है तो बता दीजिएगा। नहीं लिख पाए हो तो बता दें, हम रिवर्स कर देंगे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, अगले जितने भी क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमने निकाले हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। ये थोड़े से लेवल 2 वाले क्वेश्चंस हैं, तो कैसे सॉल्व करना है पहले आप लोग एक बार दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन को करने में, फिर इसका सही आंसर मुझे बताएं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप क्वेश्चन का डायग्राम बना लीजिएगा और फिर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन लिख जाए तो आंसर बता दें। अब क्या रह गया था इतना दूर से, क्या नहीं दिख रहा है? इसको थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं। ये लीजिए, चेक देख लो, अभी तो दिख रहा होगा। अभी मतलब बता देंगे। 12 वाला रह गया है, लास्ट में हम रिपीट कर देंगे, तो आप देख लेना, ठीक है? लिख लिया होगा आई थिंक। आंसर बताइए, सॉल्व करिए इसको। देखिए, इसको अगर आप क्यू से स्टार्ट करोगे, क्योंकि देखिए लेक्सिकोग्राफिक का मतलब ये होता है, लेक्सिकोग्राफिक का मतलब ये होता है बेसिकली डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब आप अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करें, ठीक है? तो ये कंसेप्ट होता है लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग का। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, पहले वो देखना है। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि भाई ये जो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में वो आपसे पूछ रहे हैं अप्लाई द breadth first search traversal of the above graph, which of the following traversal is possible if start vertex is G। जब आप G से शुरू करेंगे तो कौन से आपके जो ऑर्डर हैं वो आएंगे, ठीक है? मान लेते हैं कि G आपका रूट नोड है, तो बेटा G से शुरुआत करेंगे जब आप, तो G से पहले जाएंगे आप A पर। अब देखो लेक्सिकोग्राफिक का मतलब क्या है, यहां पे ग्राफ के कई सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। लाइक जैसे
मैं जी को ए से विजिट करूंगा, जी को पहले एच भी बोल सकते हैं, जी को ए भी बोल सकते हैं, बट लेक्सिकोग्राफिक क्या कहता है कि जी ए एच में ए पहले आता है एच से, तो पहले ए को अरेंज करेंगे फिर एच को करेंगे। लाइक उसी तरह से जी से जे पर हम जब नेक्स्ट उस पर जाएंगे तो जे पहले नहीं आता, आई पहले आता है, तो आई और जे इस तरह से हम विजिट करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको हम क्यू से हैंडल करते हैं। लाइक पहले हमने जी को शुरू किया, जी को जब इंसर्ट किया, जी को जब विजिट किया, तो विजिट करने के साथ ही हमको ए और एच यहां पे इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? ए और एच इंसर्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे जी से ए एच, और क्या इंसर्ट कर देंगे? आई और जे। क्या कर देंगे? आई और जे। समझ में आ रही बात? जब हम ये क्यू से शुरू करेंगे, क्यू में इसको मेंटेन करेंगे जी को, तो ए एच आई जे जितने भी नेबरिंग नोड्स थे वो मैंने सारे क्या कर दिए? जी ही क्यों लिया है? क्योंकि इसमें बोला गया है वर्टेक्स जी, स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है? जी, इसलिए जी से लिया है। अगर वो बोलते स्टार्टिंग वर्टेक्स ए तो ए से शुरू करते, अगर वो बोलते स्टार्टिंग वर्टेक्स बी तो बी से शुरू करते, अगर वो बोलते स्टार्टिंग वर्टेक्स एस तो हम ऐसे शुरू करते, इसलिए जी से शुरू किया है। कहा क्यों? क्योंकि हमको क्या बोला? स्टार्टिंग वर्टेक्स जी। तो हमने जब जी को विजिट किया तो जितने भी नेबरिंग नोड्स थे लाइक ए एच आई जे, तो हमने इसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में जमा लिया। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर मतलब डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर मतलब कैरेक्टर जितने भी आपके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आते हैं, लाइक ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोग्राफिक। ठीक है, तो जब हमने जी को डी क्यू किया, जब जी को डी क्यू करेंगे तो हमने जी को प्रिंट कर लिया। अब जब हम ए पर पहुंचे, ए पर जब हम पहुंचेंगे तो ए का नेबरिंग नोड क्या है? बी है और आई है। आई ऑलरेडी क्यू में है, तो हम बी को क्यू में इंसर्ट करा देंगे। समझ में आ रही बात? जितने भी नेबरिंग नोड थे ए के जी, आई और बी ऑलरेडी क्यू में थे, हमने डी क्यू कर लिया। अब हम किस पर पहुंच गए? बी पर, तो हम जी से ए प्रिंट कर देंगे, ए को डी क्यू कर दिया। इसी तरीके से एच पर पहुंचे हम, जब हम एच पर पहुंचेंगे तो एच को विजिट किया हमने, तो एच से डी है और एच से ई है, तो हमने यहां पर डी को इंसर्ट कर दिया और ई को इंसर्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? डी से एच से बी भी था, बी ऑलरेडी क्यू में है, एच से डी जा रहा है, एच से ई जा रहा है, हमने इन सबको इंसर्ट कर लिया। ठीक, तो अब हम एच को प्रिंट करेंगे, यानी कि डीक्यू ऑपरेशन लगाएंगे। अब बात करते हैं हम जब आई पर पहुंचे, आई पर पहुंचे तो आई का नेबरिंग नोड ए है, जी है, जे है। ठीक है, तो यहां पर सारे क्यू में ऑलरेडी, तो हम इसको भी रिमूव करेंगे। आई पे आ गए, अब बात करेंगे जे पे। जब हम जे पे पहुंचे तो जे से कितने अनविजिटेड नोड हैं? के, ओनली के, बाकी सारे क्या हैं? विजिटेड नोड हैं। क्लियर? तो अब हम जे को विजिट करते हैं, इसको निकाल लिया। अब बात करेंगे हम किस पर पहुंचे? बी पर पहुंचे। जब हम बी पर पहुंचे तो बी से अनविजिटेड नोड कौन सा है? सिर्फ सी है, बाकी सारे हमने ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं, तो बी से सी पर पहुंच गए, यानी अगला नोड हमारा सी है और हमने बी को भी डी क्यू ऑपरेशन लगा दिया। अब पहुंचे हम डी पर, तो डी पर पहुंचे तो कोई अनविजिटेड नोड है क्या? नहीं, सी ऑलरेडी क्यू, ई ऑलरेडी क्यू, एच ऑलरेडी क्यू, मतलब हम इसको भी पॉप ऑपरेशन, या हम पॉप नहीं सॉरी डी क्यू ऑपरेशन लगा दें। ई पर पहुंचे तो ई पर भी कोई अनविजिटेड नोड नहीं है, के सी एस इट इज। ये हमारा कौन सा ऑर्डर आ गया? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर विथ फर्स्ट सर्च का। ठीक है, अब ये देख लो कि किस ऑप्शन में हमको ये मिल रहा है। ऑप्शन सी आई थिंक सिमिलर है। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर आया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा,
बट आप इस क्वेश्चन को अगर समझेंगे ध्यान से, लेक्सिकोग्राफिक कब पढ़ाया? हर चीज नहीं पढ़ाई जाती भाई, और अभी बता तो दिया मैंने लेक्सिकोग्राफिक। अब हर एक टर्मोलॉजी तब आएगी समझ में जब आप ध्यान से समझेंगे। लेक्सिकोग्राफिक बता दिया मैंने, डिक्शनरी ऑर्डर है, बात खत्म। इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, ठीक है। अब हर चीज हम नहीं पढ़ा सकते, हमने आपको पहले ही बता दिया। टाइम जितना है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ग्राफ में अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने हो सकता नहीं पढ़ाई होंगी, ठीक है। बट अब आप ये शिकायत मत करो कि सर ये नहीं पढ़ाया या वो नहीं पढ़ाया, बिकॉज टाइम नहीं है। आपका ही कहना है कि सर सिलेबस कब खत्म होगा, कोर्स कब खत्म होगा, पेपर हमारा सर पर है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने आपको लगभग पढ़ा दिया है। किसी भी सिलेबस का, किसी भी पार्ट का कोई एंड नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। हम कितना भी पढ़ाएं डेटा स्ट्रक्चर, अभी तो मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन समय जितना है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ना तो आप झेल पाओगे इस समय, और ना हम आपको पढ़ा पाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? जितना पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझिएगा। टाइम नहीं है हमारे पास में, क्रैश कोर्स है, तो हमें उसी स्पीड से चलना पड़ेगा। हम फिर भी बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आपको। समझ में आ रही बात? आप डीएफएस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डीएफएस से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और क्वेश्चन क्या कराना है? जब मैंने आपको बता दिया लेक्सिकोग्राफिक का मतलब डिक्शनरी ऑर्डर है, हमने आपको भी क्या बताया कि जी से हम आई भी, जी से हम जे भी विजिट कर सकते हैं, जी से हम जे विजिट कर दें। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम जी से आई, जी से जे भी लिख सकते थे, जी से आई भी लिख सकते थे पहले, जी से ए भी लिख सकते थे, जी से एच भी लिख सकते थे। हमें कोई ऑर्डर का ध्यान नहीं, क्योंकि वीएफएस और डीएफएस जब हम ट्रैवर्सल करते हैं तो हो सकता है देयर आर सम पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि नेबरिंग नोड्स को ध्यान में रखना होता है। समझ में आ रही बात? अब हो सकता है कि आप जी यहां पर वीएफएस ट्रैवल करोगे तो जी से एच ले आओगे, एच, ठीक है, जी से आई ले आओगे, जी से जे ले आओगे, सबको क्यू में इंसर्ट कर दोगे, फिर आप उस ऑर्डर में, तो ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन लेक्सिकोग्राफिक बोला है मतलब आपको कैरेक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं कि किस ऑर्डर में आपको लेना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात? आप क्यू में इंसर्ट करते जाओ, एनक्यू ऑपरेशन लगाते जाओ, इंसर्ट करते जाओ जितने भी नेबरिंग नोड्स हैं, और साथ में जब सारे विजिट कर लो नोड्स, तब हम अनविजिटेड नोड्स देखते हैं कि कौन से अनविजिटेड नोड हैं, ठीक है। नहीं बचा कोई तो उसको डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करो। पहले ध्यान पहुंचेंगे, जैसे इस नोड पर पहुंचे कितने अनविजिटेड नोड, तो बोलो ए एच आई जे, ये सारे अनविजिटेड नोड। फिर अब हमने जी के सारे विजिट कर लिए नोड, तो हम जी को डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन अगले ऑप्शन पर पहुंचेंगे, अगले रूट पर पहुंचेंगे, ए पर पहुंचेंगे तो ए के नेबरिंग नोड्स देखेंगे जो अनविजिटेड है, वो इस तरीके से हम लिखते चलेंगे। समझ में आ रही बात? इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, नॉट नेसेसरी कि इस तरह की क्वेश्चन आए, बट अगर आ भी जाएं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी पढ़नी बाकी है, लेकिन टाइम जितना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल ना बोलें कि ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। मैंने आपको पहले ही बोला था, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम या डिजिटल फंडामेंटल, ये अपने आप में तीनों बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं। कितना भी पढ़ा देंगे उतना भी सिलेबस नहीं हो सकता। अब अगला एक क्वेश्चन है, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा लाइक डीएफएस के या बीएफएस के, तो अब अगला एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको देखने में अजीब टाइप का लग रहा होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पहले तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा फिर इसको। हो सकता है आपको ये डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, तो पहले आप ये डायग्राम बना लें अच्छे से। ये डायग्राम बना लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ा देंगे इसको। वही चीज है बेटा, काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने, इतना पढ़ाने के बावजूद भी अब देखिए क्वेश्चंस का भी कुछ अता पता नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जितनी भी पॉसिबल चीजें मुझे लग रही है मैं सारी लगभग करा दिया है। डेटा स्ट्रक्चर
कई जगह पूछा जाता है, नेट में पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है, जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। किस लेवल का आएगा, नो आइडिया, बट इतना जरूर पता है कि बेसिक टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि अगर पूछ ली जाएंगी तो आप ये मान ले कि किसी से भी नहीं बनेंगे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। इजी क्वेश्चन सबसे बनेंगे, कट ऑफ वहीं पर डिपेंड करता है। टफ क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनेंगे, तो उस पर कट ऑफ डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप दिमाग से सोच लें अच्छे से। ये चीज आप ध्यान रखो कि सिलेबस कोई नहीं करा पाएगा कहीं पर भी इतने कम टाइम में। आपकी इतनी क्लासेस हो रही हैं, इसके लिए आप चलिए ऑप्शंस लिख लीजिएगा। क्वेश्चन दिखेगा ना, मैंने अभी डायग्राम के लिए आपको टाइम दिया था। अब आप ऑप्शंस लिख लो। सब चीज के लिए टाइम दे रहा हूं, लेकिन इतना भी नहीं है कि अब आप 1 घंटे तक सवाल ही नहीं लिख पाए। फॉर द ग्राफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द डेप्थ फॉर सर्च डीएफएस आर गिवन। आपको ये ए बी सी डी सीक्वेंसेस गिवन है, लाइक ए बी सी जी एच एफ। बी ऑप्शन है ए बी एफ सी एच जी, सी है ए बी एफ एच जी सी, और डी है ए एफ जी एच बी सी। ये ऑप्शंस हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहां पर ये 4 सीक्वेंस दिए गए, क्या चारों सही हैं? क्या ए बी सी सही है? क्या ए बी डी सही है? क्या ए सी डी सही है? क्या बी सी डी सही है? तो ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं और आप इसको देखिएगा ध्यान से। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगर मैं इसमें डीएफएस लगाऊंगा तो मेरे पास में क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखिए, मैं ए अगर रूट नोट मान लेता हूं तो मैं ए से कहां जा सकता हूं? बी पे जा सकता हूं। बी से मैं कहां जा सकता हूं? सी पे जा सकता हूं। सी से जी पे जा सकता हूं। जी से एच पे जा सकता हूं। एच से एफ पे जा सकता हूं। देयर इज वन पॉसिबल ऑर्डर। लाइक ए से गए हम बी, बी से गए हम सी, सी से हम गए जी, जी से हम गए एच, एच से हम गए एफ। ये हो गया पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब देखिए दूसरा ऑर्डर हम बनाते हैं। ए से चले गए हम बी पर, बी से चले गए हम देखो एफ पर, एफ से चले गए हम एच पर, एच से चले गए हम जी पर, और जी से चले गए हम सी पर। तो अनदर हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ए बी एफ एच जी सी। और देखते हैं एक और कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है। चलिए रेड से ही ले लेते हैं। अब अगर हम चाहें
तो हम ऐसा भी बना सकते हैं कि ए से चले जाएं एफ पर, एफ से सीधे मूव कर जाएं जी पर। देखो ये पाथ दिया गया है डायरेक्ट। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए से एफ चले जाएं और एफ से जी चले जाएं, जी से एच चले जाएं, एच से बी चले जाएं और बी से सी चले जाएं। दैट इज द बैक ट्रैकिंग टेक्निक, लाइक ए टू एफ, एफ टू जी, जी टू एच, एच टू बी और बी टू सी। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर हम देखें कि ये हमारे जो ऑप्शंस 1 2 3, क्या हम और कहीं से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ये भी देख सकते हो आप। ये भी देख सकते हो, अगर आपको और कोई पॉसिबल ऑर्डर लग रहा है तो क्या बनेगा। मान लेते हैं अभी हम ए से बी गए थे, ठीक है, बी से और कहां जा सकते हैं हम, बोलो। बी से हम कहां जा सकते हैं, ए से बी, बी से सी ले लिया हमने, ए से बी, बी से एच भी ले सकते हो क्या, नहीं, नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो देर आर सो मैनी पॉसिबल ऑर्डर्स, बट अब हम ऑप्शंस मिलाते हैं कि ए बी सी जी एच एफ, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। इसके बाद में ए वी एफ एच जी सी, ए वी एफ एच जी सी ये हमारा बी हो गया, सॉरी सी हो गया। और ए एफ जी एच बी सी ये हमारा डी हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है, जरा इसको समझिए, ये कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया ए से बी चलें, ए से बी चलें, ठीक है, बी से एफ चलें, ठीक है, बी से एफ चलें। क्या एफ से सी डायरेक्टली पॉसिबल है, नहीं है। ए से बी चले गए, बी से एफ चले गए, ठीक है, बी से आप एफ चले गए, अब एफ से एच आ सकते हो या फिर एफ से जी जा सकते हो। एफ से आप एच जा सकते हो या फिर एफ से जी जा सकते हो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, बट एफ से सी नहीं जा सकते आप। सो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ए सी एंड डी ओनली। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। बी से एच जा सकते हैं ना, किसने मना किया कि बी से एच नहीं जा सकते। बी ऑप्शन में, अच्छा क्या कह रहे हो, सी ऑप्शन में एफ से जी। बेटा ये देखो ना, ये वाली जो, ये देखो ना, ये एज गई है ना एफ से जी, ये आप देखो ना, ये एज गई है, ये एज गई है ना ऑलरेडी, तो हम जा सकते हैं ना। समझ में आ रही बात, फिर हम जी से जा सकते हैं, क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग भी तो जा सकते हैं ना, दिस टेक्निक इज ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग। समझ में आ रही है, तो बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं ना, स्टैक का हम यूज कर रहे हैं इसलिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, अब ये है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, बट कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आपको अच्छे से टेक्निक समझ में आ गई तो आप सही तरीके से सारे ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो इसको हम अगर स्टैक से करेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अगली टेक्निक पर बेस्ड है, क्योंकि मैंने जो जो चीजें आपको लगभग पढ़ाई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ये है, कंसीडर द ग्राफ बिलो, हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज कैन बी फाउंड। आपके पास में कितने स्पैनिंग ट्री हैं इस क्वेश्चन में, बताइए जल्दी से।
स्पैनिंग ट्री में आपको ध्यान में रखना है कि साइकिल नहीं बनानी है, ठीक है। जल्दी से बना के बताओ इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। बनाइए जल्दी से, बनाइए। कैसे बनेंगे इसके स्पैनिंग ट्री? देखिए, मैं ट्राई करता हूं और बनाता हूं। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 4 वर्टेक्स हैं, चारों कनेक्टेड ही आपको दिखाने हैं, तो ये एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। ठीक, एक, देयर इज वन पॉसिबिलिटी। ठीक, फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। बस ग्राफ ये कनेक्टेड होना चाहिए, साइकिल नहीं बननी चाहिए। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है, यहां पर साइकिल बन रही है आई थिंक। ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई। ये वाली भी ये हो सकती है इस तरह से। एक दो तीन, ठीक है। फिर अगर हम एक और देखें, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। और सोचिए, और क्या हो सकता है? देखो, एक ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। बनी अभी तक मैंने बनाई है? नहीं बनाई। बोलो, बनाई ये पॉसिबिलिटी अभी तुमने? नहीं बनाई। एक और बनाई जा सकती है। ये हो गया आपका 7 नंबर है ना। एक और बनाते हैं।
ये गई, और ये ऐसा। देखो क्या ये डिफरेंस है? हाँ, हो गए। ठीक है, क्लियर। अब एक और देखो, लगभग मुझे लगता है अब सारी पॉसिबिलिटी हमने इसमें है, डिफरेंस है। अब इसके अलावा आप देखो, ये दोनों वर्टेक्स को भी आपने जोड़ लिया, दोनों वर्टेक्स को आपने डिस्कनेक्ट भी कर लिया, दोनों वर्टेक्स को आपने इसको जोड़ लिया, इसको भी डिस्कनेक्टेड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और इसमें कोई और पॉसिबिलिटी अब नहीं लग रही मुझे जो ये डिफरेंट बना सके। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको एक एक डायग्राम बना के यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, है ना? बट ये है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। ठीक, तो आप अपनी मर्जी से भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट करना है जिनको, वो नोट कर सकते हैं। सिक्स को फ्लिप करें, सिक्स को फ्लिप कर दें? नहीं, फ्लिप नहीं कर सकते ना आप फ्लिप नहीं कर सकते, वर्टेक्स अपनी जगह पर ही होंगे, फिर तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे। वर्टेक्स तो हमने अभी कोई वर्टेक्स को खिसकाया है क्या? नहीं खिसकाया। हमने क्या किया, इसको कनेक्ट इससे कर दिया, या इसको इससे कर दिया, या इसको इससे कर दिया। इसको इससे नहीं किया तो क्या हो गया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे नहीं किया तो इसको इससे कर दिया। कुल मिलाकर के आपको वर्टेक्स कहीं नहीं हिलाने हैं। वर्टेक्स हिला दो कि गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर ये तो 4 वर्टेक्स हैं तो 4 की पावर 4, देयर आर सो मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होता, वर्टेक्स अपनी जगह होंगे, बस हमें ध्यान ये रखना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते समय वर्टेक्स को नहीं खिसकानी। बस हमें ये देखना है कि कहीं लूप ना बन, कहीं साइकिल ना बन जाए आपकी। समझ में आ रही बात? साइकिल नहीं बनना चाहिए बस। ठीक, हाँ, एजेस को मॉडिफाई कर सकते हो आप, पर कनेक्टेड होना चाहिए ग्राफ, ये चीज आपको याद रखना है। डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता है स्पैनिंग ट्री में। ऐसा नहीं कि अपन कोई भी एज जैसे मान के चलो ये है, अब ये जो ग्राफ है ये तो हो गया डिसकनेक्टेड। ये कैसा ग्राफ हो गया? डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड ग्राफ का स्पैनिंग ट्री नहीं माना जाता। स्पैनिंग ट्री हम उसको मानेंगे कि मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एजेस दैट कनेक्ट द पर्टिकुलर ग्राफ बट देयर हैज नो साइकिल, दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। ओके, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। मूव करें, लिख लिया सभी ने? ये क्या लिखा है 41423, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई, लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई be any connected undirected age weighted graph, connected undirected age weighted graph, the weights of the edges in E are positive। जो भी हमको वेट दिए गए हैं उस ग्राफ में वो पॉजिटिव दिए गए, एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज ऑलवेज यूनिक। सेकेंड स्टेटमेंट, shortest path between any two vertices of G is always unique. Which of the following statement is are necessarily true? तो कौन सा आंसर आपका सही होगा इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है।
नहीं बनेगा। ठीक है, आप चेक कर लो, नहीं बनेगा, कोई भी ऑर्डर नहीं बनेगा। 8 से ज्यादा आप स्पैनिंग ट्री नहीं बना सकते उसमें। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिजाइन किया। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम इसी ग्राफ में देखें तो यहां पर जितना भी, अगर हम इस पर वेट दे दें, सपोज दैट 2 3 4 1 5, these are the weights. Each and in every case, minimum spanning tree is always unique because there are different spanning tree having the different weight, right? So these all our spanning trees are unique and always unique, right? So option A, मतलब यदि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है, बट सेकंड ऑप्शन है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टाइसेस ऑफ जी इज ऑलवेज यूनिक। तो इस बात को हम कैसे वेरीफाई करें? मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास में ग्राफ है ए, मान लेते हैं बी और सी, मान लेते हैं ये है हमारे पास में 2 1 और ये 3। अब इस ग्राफ में अगर हम बात करें कि क्या शॉर्टेस्ट पाथ, या हम कह दें हमें अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो क्या यूनिक हो सकता है? थोड़ा हम इसमें एक्चुअल में ऐसा नहीं, इसको हम थोड़ा डायरेक्टेड ग्राफ बनाएं तो ज्यादा बेटर है। डायरेक्टेड ग्राफ हम ऐसा बनाएं, ऐसा बनाएं हम, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, इसको 3 दे दें, इसको 1 और 2 दे दें, इस तरीके से। क्लियर? अब अगर हम बेटा ए से सी जाएं तो एक तो ए से सी जा रहे हैं तो हमें कितना वेट मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और दूसरा तरीका कि ए से बी जाएं, ए से बी जाएं और बी से सी जाएं, देखो ए से बी जाएं और बी से सी जाएं तब भी हम जा पा रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो ये देखो 1 + 2 मतलब 3 आ रहा है। तो ये जो पाथ था डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ए टू सी इक्वल्स टू ए टू बी एंड बी टू सी। सो दीज आर इक्वल, नॉट अ यूनिक। सो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि एक ग्राफ है, उस ग्राफ में हमने अनडायरेक्टेड एज वेटेड ग्राफ लिया है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें वेट डाल दिए। अब अगर हमने वेट डाल दिए तो आप हर जगह पर वेट डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सपोज दैट किसी भी उसमें डालना हो आपको वेट तो आप डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 डाल दिया मैंने, यहां पर 1 दे दिया, यहां पर मैंने 4 दे दिया, ठीक है, यहां पर मैंने 5 दे दिया, यहां पर मैंने 1 दे दिया, यहां पर मैंने 4 दे दिया, यहां पर मैंने 5 दे दिया, यहां पर 2 और 3 दे दिया। यहां हर केस में देखो अलग अलग मिलेगा आपको, हर केस में आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना? लाइक 2 3 1, लाइक 5 4 2, ये हो गया 5 4 1, ये हो गया 5 4 3। देखो हर केस में एक यूनिक स्पैनिंग ट्री हमको मिला है। वेट कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन में कहा गया है। कैसे पता चलेगा कि अब और स्पैनिंग ट्री नहीं बनेगा? तो देखो पॉसिबिलिटीज चेक करो ना बेटा। हमने सारे वर्टेक्स को जोड़ जोड़ के देख लिया, सारे वर्टेक्स को हमने देख लिया कि अब हमारे पास में कोई और यूनिक
रिपीट नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है सारे स्पैनिंग ट्री यूनिक हैं। इसके अलावा आप देख लो ना मैंने कौन सा अगर छोड़ा हो, आपको छोड़ना नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए बट साइकिल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है स्पैनिंग ट्री बनाते वक्त, तो पता चल जाएगा। वेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो वेट तो हमने उसने उसने क्वेश्चन में बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेट्स ले सकते हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट वेट ले लिए, बात खत्म हो गई। फिर स्टेटमेंट 2 को अगर मैंने ध्यान से आपको बताया, कोई फॉर्मूला नहीं अभी इसमें, क्योंकि ग्राफ कैसा भी हो, कंप्लीट ग्राफ का तो फॉर्मूला है बट और किसी ग्राफ का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसमें बात करें कि शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे थे, तो शॉर्टेस्ट पाथ दोनों वर्टिसेस के बीच में ऑलवेज यूनिक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए से सी जा रहा हूं तो डायरेक्टली 3 पे जा रहा हूं, 3 वेट दिया गया है, और ए से बी और बी से सी गया तो भी हम 3 ही ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ये दोनों पाथ यूनिक नहीं है शॉर्टेस्ट पाथ निकालते वक्त। दोनों पाथ बराबर हैं। आप लोग कहते हो ना कई बार, जब आप कोई रास्ता ढूंढते हो तो आप किसी से पूछते हो, वो आपको बोल देगा भैया आप इस गली से जाएंगे, गली नंबर यहां से जाएंगे, सेकंड गली से राइट टर्न लो लेना, आप वहां से पहुंच जाओगे। फिर आप पूछते हो कि और भी कोई शॉर्टकट तरीका है, तो आप कहते हो कि वो कहता है कि आपसे कि आप यहां से चले जाइए, ठीक है, लेफ्ट जाएंगे आप, थर्ड रो में एक गली है, उस गली के बाद में आप राइट टर्न हो जाएंगे। बट ट्रैवलिंग करते वक्त आपने ये बात को महसूस किया कि हम अगर उस रास्ते से गए तो भी 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और इस रास्ते से गए तो भी 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर है, डिस्टेंस नॉट यूनिक। समझ में आ गई बात? वे आपने अलग अलग चुन लिया बट डिस्टेंस यूनिक नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ हम जो दो वर्टाइसेस के बीच में निकाल रहे हैं वो यूनिक होगा, ऑलवेज ये नहीं कह सकते। इसलिए ऑलवेज वर्ड यूज हुआ है, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, देख लेना एक बार, बना के देख लेना, अगर लग रहा है तो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, टेंशन ना लो, यूनिक होना चाहिए बस, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? लो पूरा क्वेश्चन देखो, दिखेगा, दिखेगा दिखेगा। कुणाल बेटा चेक कर लेना, अगर बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने तो ये आपसे खुद ही पूछा है कि इसमें कोई और बन रहा है क्या, देख लो, बन रहा है तो बना लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, टेंशन की बात की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो देख लो।
कुणाल, आप जो कॉम्बिनेशन बता रहे थे 1423 वाला, उसमें बेटा साइकिल बन रही है, ठीक है, तो वो इसलिए गलत है, इसलिए नहीं बनेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। अब देखो स्टेटमेंट 1, डेप्थ फॉर सर्च यूजेस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टेटमेंट 2, अगर हम इसकी बात करें कि भाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूजेस क्यू डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। डेप्थ फर्स्ट सर्च यूजेस अ बैक ट्रैकिंग टेक्निक, स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 4, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूजेस द ब्रांच एंड बाउंड ट्रेवर्सिंग टेक्निक, ये स्टेटमेंट भी सही है। जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें आप ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, ठीक है, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो कि हम बेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन वाली जो ऑप्टिमाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये चूंकि एल्गोरिथम का पार्ट है, जब आप पढ़ेंगे एमसीए में तो आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके चारों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? चलो, तो मुझे लगता है कि अब आपको लगभग सारे सब क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, जिसमें हम लोग नंबर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो आप उसके पहले का लगभग सारा रिवाइज कर लीजिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, IEEE जिसको हम बोलते हैं 754 स्टैंडर्ड, ये जो क्लास आपकी कल होगी फ्लोटिंग पॉइंट की होगी। और ये क्लास ये आपको डिजिटल फंडामेंटल के नाम से है ना, डिजिटल फंडामेंटल का टॉपिक है ये आपका, किसका है? डिजिटल फंडामेंटल का टॉपिक है, बट कॉमन नाम से आ रही है, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये जो टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिस नाम से आपको क्लास मिल रही है, ये जो टॉपिक है वो निमसेट और एज वेल एज CUT दोनों के लिए यूजफुल है, इसलिए वो टॉपिक से आ रही है। बाकी जो क्लास केवल CUT के लिए होती है वो CUT के नाम से आती है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि एक टॉपिक हमारा सिलेबस में नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपसे प्रीवियस पेपर एनालिसिस की क्लास में उस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट क्वेश्चन डिस्कस किया था मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया था, बिकॉज उसका रीजन कि हमने उसका बेसिक नहीं पढ़ा था। तो हम अब बेसिक से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे 2 बजे।